पहली बात है, कल हमने लिखाया था धातु एवं अधातु में अंतर। कुछ बातों को रिपीट कर लेते हैं। धातु और अधातु में अंतर हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था अंतर कितने तरीके से निकाला जाता है लल्ला? दो प्रकार से। एक अंतर निकालते हैं भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है प्रिंस? जो मनुष्यों के द्वारा किया जा सके, जो मनुष्य के द्वारा किया जाएगा वह भौतिक के अंतर्गत आएगा, और जो स्वतः होगा वह किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे धातुओं के गुण जो मनुष्यों के द्वारा निकाले जाएं उसे हम कौन सा गुण कहते हैं? भौतिक गुण। तो इसमें पहली हेडिंग हमने लिखाया था भौतिक गुण के आधार पर। और भौतिक गुण के आधार पर हमने एक शायद अंतर लिखाया था ना, जिसमें धातु और अधातु। पहला नंबर क्या हमने बताया था, चलो समझ लेते हैं। हमने कहा था कि जितनी भी धातुएं हैं सभी की सभी, जैसे अगर बात करें Fe, हम बात करें सोडियम की, सोडियम तो तुम लोग देखे नहीं हो, लेकिन लोहा तो देख रहे हो ना, Fe देखे हो जी। टीन Sn देखे होगे, कॉपर देखे हो, कॉपर जो वायर में होता है लगा हुआ, कॉपर का वायर। एल्यूमिनियम देखे ही होगे जी, एल्यूमिनियम मिला होता है, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीजें ईटीसी, जितनी भी धातुएं हैं सभी की सभी कैसी होती है लल्ला? ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु को छोड़कर वह हमेशा पहले से लेकर अब तक वह धातु नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर किस अवस्था में पाई जाती है? परंतु Hg को क्या करके छोड़ दिया जाए? Hg को छोड़कर, Hg को हम छोड़ देंगे, पारा, इसको कई नाम से जानते हैं, पारा, मरकरी, ये किस अवस्था में पाई जाती है लल्ला? द्रव अवस्था में पाई जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर। ठीक है, सेम इसी जगह की हम बात करें, इसमें पहला नंबर तो हमने कहा था जो धातुएं होती हैं, अधातुएं, वह ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, और कैसी होती हैं? गैस भी होती है। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। धातु केवल ठोस पाई जाती है, बस एक कई वो आदमी को छोड़ के ये द्रव में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है लल्ला? द्रव में। बाकी सभी ठोस। हमने पहचान भी बताया था आवर्त सारणी में, दो आवर्त सारणी, वर्त सारणी है पीछे, कॉपी के पीछे। अरे दो भैया, दबा के कहां रखे हो तुम लोग? देखो, ये पूरी आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ाएंगे इस लेसन के बाद, तो पूरा विस्तार से पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस आवर्त सारणी में यहां से लेकर ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ के, यहां से लेकर इस नीले वाले भाग से नीचे की सारी मेटल हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं, यानी धातुएं हैं। मेटल्स अलग अलग प्रकार के हैं, कोई क्षार धातु है, कोई क्षारी मृदा धातु है, तो कोई संक्रमण धातु है, कोई अंतः संक्रमण धातु है। इस प्रकार से है। इस नीले वाले भाग से ऊपर की सारी चीजें कैसी हैं? अधातु हैं। और ये नीला वाला भाग कैसा है? उपधातु है। ये कल सारी चीजें हमने बताया था जी। ये जितने भी तत्व दिख रहे हैं तुमको, मैक्सिमम मेटल्स हैं, तो ये मेटल हो गए। लेकिन ये इतने जो दिख रही है ना अधातुएं, इसी में तीनों गुण पाए जाते हैं। कुछ ठोस भी होते हैं, कुछ द्रव भी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? गैस भी। अब जैसे हमने बताया था, जैसे ये भैया गंधक सभी लोग देखे हो, जिसको खेतों में सल्फर के नाम से छिड़का जाता है। खेत, अरे यूरिया नहीं गधा, सल्फर की बात कर रहे हैं, तत्व की बात की। यूरिया यौगिक हो गया, सल्फर यानी गंधक किस अवस्था में पाया जाता है भैया? ठोस। सूत्र लिखते चले, एस किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। अगर हम बात करें वही ब्रोमीन, ये तो नहीं देखे हो ना, देख पाओगे जब लैब में जाओगे तभी देखने को मिलेगा। ब्रोमीन Br, यह पाई जाती है द्रव के रूप में। किस रूप में पाई जाती है? द्रव के रूप में। अगर यही हम बात कर लें भैया, आयोडीन युक्त नमक खाते हो ना, आयोडीन युक्त नमक, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, तो आयोडीन कैसा पाया जाता है? आयोडीन भी ठोस ही होता है। आयोडीन भी कैसा होता है? ठोस। ब्रोमीन द्रव। अगर हम बात कर ले भैया इसकी गैस में, तो हवा तो ले रहे हो ना डेली, ये जो हवा है क्या ये ठोस है? ठोस रहता तो क्या सांस नाकों से अंदर जा पाता? अटक के मर जाते, काम खत्म हो जाता, फिर कोई नहीं जिंदा रह पाता। यानी ऑक्सीजन, और हवा में सबसे एक्सेस मात्रा में क्या है भैया? ऑक्सीजन है। कहां गया? हवा में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। वो भी किस रूप में पाई जाती है भैया? गैस। तो देखो जी, यहां पर दिखाते हैं, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा हुआ आयोडीन,
ये रहा वो गंधक, और यहां पर यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, सब दिखाई दे रहा है। यानी सभी के सभी इतनी में जो दिख रहे हैं, इसमें ठोस भी हैं, इसमें द्रव भी हैं, और इसमें क्या है, गैस। तो इतनी बस बातों को जानना लल्ला हमारे पकड़ो, कि जो धातुएं होती हैं वे केवल ठोस होती हैं, और अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इतनी बात कल हमने बताकर छोड़ा था, बस समझाना बाकी था, समझा दिया आज हमने। कोई दिक्कत है? बुढ़ापे तक ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। दांत टूट गया और पूरा कोई पूछे फिर भी बताने के सक्षम हो, इस बात को ध्यान से समझ कर पढ़ना है। पॉइंट नंबर सेकंड, अब यहां से जानना है जी तुम्हें। सबको पता है धातुओं में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये जो लोहे का स्टैंड दिख रहा है, अगर यहां पर करंट लगा कर यहां पे कोई टच करेगा तो वो डांस करेगा कि नहीं करेगा? पक्का कंफर्म है भैया? क्योंकि इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होगी। सपोज दैट ये लोहे का छड़ है, इसको हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो क्या केवल यहीं पर गर्म होगा? ये पूरा गर्म हो जाता ना। नहीं विश्वास होगा तो आज जाना घर पे, एक लोहे का इतना बड़ा छड़ लेना और केवल इतना सा हिस्सा उसको आग में रख देना गर्म होने के लिए, ठीक है ना, और लंबे समय तक गर्म करना। देखना केवल यही हिस्सा गर्म नहीं होगा, बल्कि पूरा छड़ यहां तक पूरा गर्म हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं देखे हो, आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कहने का आशय क्या है, जो धातुएं हैं, धातुएं जितनी भी हैं, ठीक है ना, वे धातु किसकी किसकी हम बात करें तो एक दो धातु को अगर छोड़ दिया जाए, उसमें सोडियम, एक मिनट रुक गया तुमको समझा देते हैं। Na और K को बाहर निकाल रहे हैं अभी हम, या सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाल रहे हैं। इसकी बात इसमें उष्मा की नहीं की जाएगी, उष्मा के केस में, हाँ विद्युत धारा के केस में कर सकते हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की, उष्मा व विद्युत की क्या होती है लल्ला, सुचालक होती है। ये उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अब आते हैं सर जी इसको क्यों बाहर आप निकाले हैं, बाहर निकालने के रीजन समझो। इसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित हम करा लेंगे, विद्युत धारा तो प्रवाहित करा लेंगे, लेकिन उष्मा अगर देने जाएंगे, जैसा ना ये मेल्ट हो जाएंगी दोनों, ये दोनों धातुएं तुरंत क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और थोड़ा सा भी अगर वायु या नमी का मिला इसको तो तुरंत आग लगकर विस्फोट कर जाएगा, बचेगा ही नहीं। इसलिए इन दोनों धातुओं को उष्मा के केस में नहीं कर सकते, हाँ विद्युत धारा के केस में कह सकते हैं कि विद्युत धारा इसमें सुगमता पूर्वक क्या करती है, चलती है। और जैसे उष्मा देंगे थोड़ा सा भी टेम्परेचर, ये तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और वायु की हवा में तो नमी है ही, और जैसे ही नमी पाएगा तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको हमने बस यहां से निकाला है। हर एक लक्षण जानते रहो, बाकी सभी धातुओं को, लोहे का छड़ हो, कापर का छड़ हो, टीन का छड़ हो, एल्यूमिनियम का छड़ हो, कोई भी हो, अगर उसमें तुम विद्युत धारा डालोगे और उष्मा चलाओगे, उष्मा दोगे यानी गर्म करोगे, तो वह उष्मा भी चलेगी और विद्युत धारा भी चलेगी। समझ में बातें आई कि नहीं आई जी? अब बात करते हैं अधातु, पॉइंट नंबर सेकेंड। अधातु में विद्युत व उष्मा की कुचालक, कुचालक होती है। एक मिनट रुको, क्या हुआ? धातु, जो अधातुएं हैं वो विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती है। अब देखो भैया यहां पर करंट को अगर बांध दिया जाए, प्लास्टिक है, बांध दिया जाए और यहां पर पकड़े कोई, तो क्या विद्युत धारा आएगी? नहीं आ सकती जी। अगर हम मार्कर को यहां पे गर्म करेंगे तो क्या यह पूरा गर्म हो जाएगा, या पिघलते जलते आएगा तब यहां पर पहुंचेगा? जिस प्रकार धातु में उष्मा चल रही थी और जिस प्रकार से विद्युत धारा चल रही थी, वैसा बिल्कुल भी अधातु में नहीं होता। इसलिए कहते हैं अधातु में विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। चलो फटाफट पॉइंट नंबर सेकंड लिखते हैं और जानते हैं। बच्चा तुम लोग ऐसे कलम बना लो, कलम बनाकर एक पॉइंट ये छोड़ दो, एक पॉइंट लिख लेना बाद में, बाकी ये दूसरी पॉइंट से लिखना शुरू करो। किस स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? यहाँ पर माता किशन देवी, ठीक, बट दोनों ठीक। पहला नंबर, सेकंड पॉइंट बोला जाए बच्चा, लिखो। धातुएं, धातुएं, इसमें पहला नंबर धातु वाले कलम है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की
सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। हो गया। आते हैं इसमें, अधातु वाले कॉलम में आ जाओ। अधातु वाले कॉलम में लिखा जाए, देखो अधातुएं, अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। मामला समझ में आया जी या नहीं? इतना ही तो है इसमें, और क्या है जानना कि जो अधातुएं होती हैं विद्युत और उष्मा की सुचालक मतलब सुगमता पूर्वक, ये सुनो अर्थ समझो जी, सुचालक का मतलब सुगमता पूर्वक चलने वाला, और कुचालक मतलब नहीं चलने वाला, जिसमें कोई चीजें न चल सके, और सुचालक मतलब चल सके। इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे ये 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे सारी चीजें, 8 में पढ़े थे, 9 में पढ़े थे, 10 में पढ़ रहे हो, वही सेम सेम बातें हैं। तो क्या इतना समझाना, हाँ इसके बाद जो आएगा उसमें समझना है, इन सभी चीजों के बाद में। तीसरा नंबर बताते हैं जी, बातें नहीं, पॉइंट में थर्ड समझो। जब धातु को तुम पीटते हो तो क्या निकलती है उसमें से? टंकार ध्वनि। टंकार का मतलब क्या होता है लल्ला? गूंजने वाली, तेज नहीं, गूंजने वाली। घंटा बजाते हो मंदिर में, जब यदि घंटा या स्कूल का घंटा बजता है, टन क्या बज के रुक जाता है क्या? टन, धीरे धीरे वह ध्वनि क्या होती है, दूर तक गूंजती हुई जाती है। नहीं तो विश्वास नहीं तो घर पे जाना, बढ़िया थरिया लेना, ठीक है, हाँ बड़ा छोटा वाली नहीं, बड़ी बड़ी थाली, और थाली लेकर एक बार पीट कर देखना कितनी ध्वनि, बस दूर जाकर पीटना। अगर मम्मी के समीप जाकर पीटे तो उड़ता हुआ चप्पल आकर सीधे लगेगा पन्न से कान पर, इसलिए मम्मी से दूर होकर पीटना, ठीक है। तो जैसे ही पीटोगे तो देखो उस थाली की ध्वनि गूंजती हुई तुम्हें सुनाई देगी, तो उसको बोलते टंकार ध्वनि। इसको भी तो पीट रहे हैं, बोर्ड को, ध्वनि निकल रही है, लेकिन कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। अगर सोचो स्कूल में जो घंटा है वो लकड़ी का लगा होता और पीटा जाता, खट 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 आवाज करता, और क्या लगता है अगर दूर तक स्कूल आता, अगर अंदर तक क्या कमर तक सुनाई देता? नहीं। लेकिन वही लोहे का लगा होता है, जब पीटा जाता है तो उसकी ध्वनि पूरे सभी कमरे तक, चाहे कमरा कितना अंदर क्यों ना हो, उसकी आवाज क्या होती है, पहुंच जाती है, क्योंकि गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कहते हैं कि धातुओं को पीटने से उनमें टंकार ध्वनि निकलती है, और अधातुओं को पीटने से कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ध्वनि तो उत्पन्न होती है लेकिन कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। चलो लिखा जाए, धातु वाले कॉलम में लिखो, धातुओं को पीटने से, तीसरी पॉइंट है धातु वाले कॉलम में, धातुओं को पीटने से उनमें टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने से उनमें टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने से उनमें टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। हो गया? धातुओं को पीटने से उनमें टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातु वाले कॉलम में लिखो, अधातुओं को पीटने से उनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं को पीटने से उनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं को पीटने से उनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। उनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। मामला समझ में आ गया? अब आते हैं, सुनो, आघात करना। इनमें तीन पॉइंट हो गई। तीनों पॉइंट में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में ना आया हो? ये भैया पीछे बैठे हुए चंडालो, बताओ समझ में आ गया? अब तीसरी पॉइंट का चौथी पॉइंट है आघात। आघात का मतलब क्या भैया? पीटना ही होता है, लेकिन मजे का पीटना। देखो घंटा हम बजाते हैं तो आराम से ना बजाते हैं, मंदिर में जाते तो तोड़ने के चक्कर में उसको बजाते हैं क्या? नहीं ना, उसको पीटते हैं, उसको पीटना कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर हम आघात करें, जैसे अगर लोहार के पास जाओ तो जब हथौड़े से उस पर, लोहे पर पीटता है तो उस पर केवल पीटता नहीं है बल्कि उस पर आघात करता है, जिससे लोहा क्या करता है, फैलता है। अब समझो ये लोहे का छड़ है,
अगर हम इस पर हथौड़े से वार करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, लोहे का छड़ है तो फैलेगा। अब इतने पतले लोहे के छड़ से हंसिया भी बन जाते हैं, खुरपी बन जाता है, पीट पीट के तो फैलाया जाता है। तो धातुओं पर आघात करने से उनमें क्या होता है, प्रसार होता है, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम, कोई भी धातु हो, किसी भी धातु को अगर हम पीटेंगे तो उनमें क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, लेकिन वही बात अधातु के केस में की जाए तो बताओ क्या होगा, अधातु पर अगर आघात करोगे, प्लास्टिक पर ये हथौड़ी लगाया जाएगा, इस पर मार्कर पर क्या होगा, ये फाइल का 2 मार्कर बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ये टूट जाएगा तुरंत जी। मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो पत्थर है, पत्थर पर पीटोगे क्या फैलेगा, टूट जाएगा। हवा को तो ऐसे पीट ही नहीं सकते, तो अलग ही बात है, क्या पीट का फैलाना क्या सिकुड़ाना, इसके तो अंतर कहा ही नहीं जा सकता। तो अधातुओं पर आघात करने से वह क्या होती है, टूट जाती हैं। अधातु पर आघात करने से वे टूट जाती हैं, और धातुओं पर आघात करने से उनमें क्या होता है, प्रसार होता है। चलो धातु वाले कॉलम में लिखा जाए, देखो धातुओं पर आघात करने से, धातुओं पर आघात करने से उनमें प्रसार होता है, धातुओं पर आघात करने से उनमें प्रसार होता है, धातुओं पर आघात करने से उनमें प्रसार होता है। हो गया, प्रसार होता है। अधातु में लिख लो, अधातुओं पर आघात करने से ये टूट जाती हैं, अधातुओं पर आघात करने से ये टूट जाती हैं, अधातुओं पर आघात करने से ये टूट जाती हैं। हो गया, चलो जी अब आगे समझते हैं। ए भैया, धातु चमकती है कि नहीं चमकती है जी? अगर नहीं चमकती धातु तो क्या कोई सोना चांदी खरीदता? सोना चांदी चमकाने के लोग तो खरीदते हैं, और आजकल तो खरीद ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा हो चुका है। ठीक है, लोहा चमकता है, ये स्टीललेस स्टील है, चमक रहा है, एक इस विशेष प्रकार की चमक है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो। तो धातुओं को जब भी देखोगे तो उनमें एक विशेष, आप कहोगे जैसे छड़ तो मूर्छा धले ले, जैसा वो चमक नहीं रहा है, वो भी तो धातु है, देखो मूर्छे की वजह से, जंग की वजह से नहीं चमक रहा है, लेकिन जब उसको रगड़ कर साफ कर दिया जाएगा या उसको काटा जाएगा बीच में से, तो कटने के बाद जो हिस्सा दिखाई देगा, जो सरफेस एरिया, वह सरफेस एरिया कैसी होगी, चमकती हुई चमकीली दिखाई देगी। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम किस चमक के नाम से जानते हैं, धात्विय चमक। और इसी लेसन में हम लोग जानेंगे आगे चलकर कि धातुएं अपनी धीरे धीरे चमक क्यों खो देते हैं। सोना अगर खरीदा गया है शुरुआत में तो काफी चमक रहा होगा, और धीरे धीरे 4-5 साल बाद अगर कोई पहन ले उसको, तो उसके बाद वो मटमैला हो जाता है, चमक उसकी थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। तो साफ कराने के लिए लोग सुनार के पास ले जाते हैं, तो सुनार उसको रगड़ के फिर से साफ करता है, फिर चमकने लगता है। लोहा वो चमक रहा था पहले, लेकिन अब नहीं चमक रहा है। ठीक है ना, तो क्या कारण है? अच्छा, सुनार के पास अब लोहा उठा के लेके जाओगे, वो पहले मारेगा 2 हथौड़ी तुम्हारे कपार पर, फिर करेगा जाओ घरे, चमक जाएगा ही। ठीक है, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन वो चमक कुछ समय बाद धुंधली पड़ती है, क्यों पड़ती है तो कारण बाद में जाना जाएगा। अधातुओं में भी चमक होती है, लेकिन कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। एक चीज यहां पर छूट गया, देखो याद आ गया अभी इस वाले में, ग्रेफाइट को छोड़कर में लिख देना, किसको, जगह बची कि नहीं, थोड़ा सा यहां पर लिख देना, ग्रेफाइट को छोड़कर, सेकंड वाले जो कॉलम है, थोड़ा सा जगह बचा होगा तो उसमें लिख लेना ग्रेफाइट को छोड़कर। छूट गया था ना, अभी ध्यान आ गया, इस वाले में बताते हैं था, तो ग्रेफाइट वही बता रहे हैं क्या होता, डोंट वरी। देखो, किसी भी अधातु में विद्युत धारा नहीं चलेगी ना उष्मा, लेकिन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट नहीं देखे हो, अरे पेंसिल के अंदर जो रहता है काला हिस्सा, सेल के अंदर काला हिस्सा होता है, वही ग्रेफाइट है जी। क्या उसमें विद्युत धारा नहीं चलती है? प्रवाहित होती है पूरी तरीके से विद्युत धारा, अगर प्रवाहित नहीं होती तो सेल में कैसे चलता जी? सेल में ग्रेफाइट डाला होता, तुम्हारे पेंसिल में होता, नहीं विश्वास होगा तो पेंसिल के दोनों हिस्से को छीलकर एक हिस्से को प्लग में लगाना, और दूसरे हिस्से को पकड़ मत लेना गधा। चेक करने वाला जो एम्पियर मिलीमीटर जो चेक किया जाता है
विद्युत धारा को मापने वाला जो होता है यंत्र, वो अगर उससे माप सकते हो या किसी बल्ब का तार उस पर लगाकर चिपकाकर चेक कर सकते हो क्या विद्युत धारा आ रही है कि नहीं आ रही है। हाथ मत लगाना गलती से, ठीक है। हाँ, डांस करने लगोगे। अरे नहीं तो बैटरी पर लगाकर चेक कर सकते हो, बैटरी से जोड़कर, क्योंकि बैटरी करंट नहीं लगेगी, ठीक है ना। वो 5 मिनट बाद वाला, देखो धरती पर 3 किस्म के इंसान होते हैं जी। एक तुरंत समझने वाले, समझ जाते हैं। एक होते 5 मिनट बाद वाले, वो 5 मिनट बाद वाला है। हम जो 5 मिनट पहले बता, अच्छा क्या बता रहे हैं सर जी, 5 मिनट बाद समझ में आ रहा है उसको। अब कुछ होते 24 घंटा बाद वाले, कल आकर बैठेंगे जब तो याद होगा सर जी कल कल कुछ बता रहे थे, अब समझ में नहीं आया था। तो धरती पर 3 किस्म के इंसान होते हैं, तो उनमें से वो एक है 5 मिनट बाद वाला है। चलो भैया, तो ग्रेफाइट में कहने का आशय कि विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। बाकी किसी भी अधातु में प्रवाहित, ये अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। लेकिन फिर तुम कहां आ रही है हमारी तरफ एक्सपेरिमेंट करने। तो ये छिपकली है ना, अब चढ़ जा दीवार पर। देखो भैया, तो ग्रेफाइट में क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी, लेकिन प्लास्टिक हुआ अन्य कोई हुआ उसमें विद्युत धारा बहने वाली नहीं है। अगर सोचो ये जो ऑक्सीजन है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती तो वो वायर, खुला हुआ वायर जा रहा है हवा में और हमारे संपर्क से हवा टच कर रही है, उसको भी टच करी, विद्युत धारा आती कि नहीं आती? आती ना। तो ऑक्सीजन में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, लेकिन ग्रेफाइट में होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर चमक की जी, चमक की बात करें तभी ग्रेफाइट याद आ गया था। चमक में क्या होता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की तो चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं, लेकिन अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती। लेकिन एक अधातु को छोड़कर उस अधातु की जो चमक है ना, धातुओं की चमक को भी फीकी कर देता है, वह है हीरा, डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट तो दोनों एक ही तत्व से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना भैया? कार्बन से। और कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन से ही दोनों मिलकर बना है। ग्रेफाइट और हीरा 9 में पढ़ाया गया है पहले लेसन में। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है। ग्रेफाइट में भी चमक होती है। नहीं देखते पेंसिल से ऐसे अगर रगड़ दिया जाए, घर्षण कर दिया जाए, तो लाइटिंग देने लगता है कि नहीं लगता है? पेंसिल से अगर शैडो बनाई जाती है, परछाई वगैरह घर्षण करके, तो उसमें भी चमक आती है। तो ग्रेफाइट और हीरा को क्या करके छोड़कर, हीरा तो ग्रेफाइट से ज्यादा चमकता है। लेकिन क्या ये बोर्ड चमक रहा है, ये दीवार चमक रही है क्या? चमक तो है, लेकिन कोई उतनी विशेष चमक नहीं है। इसमें रिफ्लेक्शन के तहत चमकने लगते हैं, ठीक है। तो चलो लिखा जाए, लिखा जाए। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे जिसे हम धात्वीय चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धात्वीय चमक कहते हैं। जिसे हम धात्वीय चमक कहते हैं। हो गया जी। चलो अधातु वाले कॉलम में लिखो बच्चा, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। नहीं होती। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, परंतु ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर, परंतु ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर, परंतु ग्रेफाइट और हीरा को क्या करके छोड़कर। हो गया लल्ला। अब आते हैं अगला नंबर, इसमें देखते हैं। ये सारे लक्षण जो लिख रहे हैं कैसे लक्षण हैं? भौतिक, सारे के सारे भौतिक लक्षण हैं, ठीक है। कब, अभी कितना बजा? अधातुओं से तीसरी पॉइंट है, कहेंगे कि धातुओं से तार खींच सकते हैं। धातुओं से क्या खींचा जा सकता है? तार खींचा जा सकता है, और इनमें तन्यता होती है। तन्यता का मतलब क्या हुआ सर जी? कि ऐसे पकड़ के छोड़ेंगे
पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है, या खींचकर हम पुनः मूल अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता और इनमें तन्यता नहीं होती। तन्यता का मतलब पकड़ के अगर इस बोर्ड को अगर हम ऐसे इस सिरे को इस सिरे से चिपकाएं और फिर छोड़ेंगे तो क्या अपनी मूल अवस्था में चला जाएगा? चिपकाते ही टूट जाएगा मूल अवस्था में जाने के बजाय। तो अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। लिखा जाए, देखो, धातुओं से तार खींचा जा सकता है, धातुओं से तार खींचा जा सकता है तथा इनमें तन्यता पाई जाती है। धातुओं से तार खींचा जा सकता है, तार खींचा जा सकता है और इनमें तन्यता पाई जाती है, और इनमें तन्यता पाई जाती है। हो गया जी? धातुओं से तार खींचा जा सकता है और उनमें तन्यता पाई जाती है। हो गया? अगला नंबर इस वाले में लिखो, अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता। अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता। अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता और ना ही इनमें तन्यता पाई जाती है, और ना ही इनमें तन्यता पाई जाती है, बल्कि ये टूट जाती हैं। और ना इनमें तन्यता पाई जाती है बल्कि ये क्या होती है? टूट जाती हैं। हो गया लल्ला? किसी को तकलीफ है इन सभी पॉइंटों में? किसी भी एक पॉइंट में लड़का है लड़की को? सभी को समझ में आते हैं हमारी आगे जी?